तो वेलकम बैक। तो आज हम जो वो करने जा रहे हैं 8वां दिन है, ठीक है, डे 8 है, इंट्रोडक्शन टू मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। हमने स्टार्ट किया हुआ है बेसिक बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है, और इसके अंदर हमने स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स जो है ये टॉपिक शुरू किया हुआ है, और उसके अंदर भी मज़ीद हम स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की बात हम कर रहे थे, और साइटोप्लाज्म जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। सेल वॉल की बात कर ली थी, साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आज हम जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर्स आउटसाइड द सेल वॉल, कि सेल वॉल के बाहर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो सेल वॉल के बाहर हमारे पास 4 जो है वो स्ट्रक्चर्स होते हैं। कैप्सूल होता है, फ्लैजिला है, पिलाई हैं जिनको फिमरी भी कहा जाता है, और ग्लाइकोकेलिक्स। तो आज हम जो है वो थोड़ा सा डिटेल में जाने लगे हैं कैप्सूल के अंदर, के कैप्सूल क्या होता है, ठीक है, और इसकी बात करते हैं। तो कैप्सूल में हमने 4 मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले तो हम डिफ़ाइन करते हैं कि कैप्सूल एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। तो कैप्सूल एक जेलेटिनस लेयर होती है, या आप कह लें कि कवरिंग होती है बैक्टीरिया के बिल्कुल बाहर, सेल वॉल के बाहर जो है आप कह लें कि एक जेलेटिनस जेली की तरह का जो है ना एक लेयर होती है जो कि पूरे बैक्टीरिया को कवर कर रही होती है, ठीक है। तो ये होगी डेफिनेशन। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है कि जो कैप्सूल है इसकी कंपोजिशन क्या होती है। तो कैप्सूल जो है इसकी कंपोजिशन जो है वो क्या होती है कि कैप्सूल जो है दैट इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेकेराइड, ठीक है। इसके अंदर जो है ना वो क्या पाए जाते हैं, पॉलीसेकेराइड्स पाए जाते हैं। अब पॉलीसेकेराइड्स क्या मतलब, कार्बोहाइड्रेट्स से बना हुआ है, एक्सेप्ट इन एंथ्रेक्स बैसिलस। अब एंथ्रेक्स बैसिलस जो होता है ना उसके अंदर जो है ना ये पॉलीसेकेराइड्स नहीं होते, बल्कि उसके अंदर जो उसका कैप्सूल होता है वो एक्चुअल में डी ग्लूटामिक एसिड से जो है ना मिलकर बना होता है। और ग्लूटामिक एसिड आपको पता है कि एक अमाइनो एसिड है, तो उसका कैप्सूल जो है ना वो किससे बना होता है, डी ग्लूटामिक एसिड के पॉलीमर की वजह से बना होता है। तो ये आपका एमसीक्यूज भी बन सकता है कि जो एंथ्रेक्स बैसिलस है इसका जो कैप्सूल है वो किस चीज़ का होता है, तो वो डी ग्लूटामिक एसिड का होता है। बाकी जितने भी बैक्टीरिया हैं उन सब के अंदर जो है ना पॉलीसेकेराइड का बना होता है। अच्छा, उसके बाद आगे कंपोजिशन के अंदर ही थोड़ी सी अगर हम इसकी डिटेल में जाएं तो इसके अंदर जो है ना जो शुगर कंपोनेंट्स हैं पॉलीसेकेराइड्स के, वो आप कह लें कि वेरी कर सकते हैं फ्रॉम वन स्पीशी टू अनदर स्पीशी। मतलब जाहिर सी बात है पॉलीसेकेराइड है तो इसके अंदर शुगर कंपोनेंट्स पाए जाएंगे, तो वो जो उनकी आप कह लें कि कंपोनेंट्स हैं पॉलीसेकेराइड के, शुगर के कंपोनेंट्स, वो वेरी कर सकते हैं स्पीशी टू स्पीशी, ठीक है। और जो है ना उसको हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं ये चीज़ डिटरमिन करने के लिए उनकी जो सीरोलॉजिकल टाइप्स होती हैं विद इन अ स्पीशी। मतलब एक स्पीशी की जो सीरो टाइप्स होती हैं, सीरो टाइप्स एक्चुअल में क्या होती हैं कि जब उनका जो है वो एंटीजन को देखा जाता है, उनके पॉलीसेकेराइड के एंटीजन्स को देखा जाता है, तो उससे जो है ना वो वेरी करते हैं। तो इनको जो है वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो है ना वो सीरोलॉजिक टाइप जो है वो उनकी दे सकते हैं शुगर कंपोनेंट्स के लिहाज से। अच्छा, अब आगे चलें तो इनकी जो सीरोलॉजिकल टाइप्स हैं उसके अंदर थोड़ा सा मज़ीद बात कर लेते हैं कि इसकी एग्जांपल क्या है। एग्जांपल से ही समझ आएगा कि सीरोलॉजिकल टाइप क्या होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे 84 डिफरेंट सीरोटाइप्स होती हैं स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी की। मतलब ये है कि वो जो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी है उसके अंदर जो शुगर कंपोनेंट्स हैं वो 84 डिफरेंट जो वो टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। और उनको डिस्टिंग्विश किया जाता है यही एंटीजेनिक डिफरेंसेस की वजह से, ठीक है। एंटीजेनिक डिफरेंसेस जो शुगर्स के अंदर पाए जाते हैं उनके लिहाज से हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी कि हम जो है ना इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं कि इस कैप्सूल की जो है ना इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो ये जो कैप्सूल है ये 4 इम्पॉर्टेंट जो है ना इसकी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये इसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसकी पढ़ने की वजह यही है कि इसके अंदर 4 इम्पॉर्टेंट जो है ना वो आप कह लें कि रीज़न्स हैं उसकी वजह से। अब वो 4 रीज़न्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहली जो रीज़न हमारे पास आती है वो है कि जो कैप्सूल होता है डेट इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ विरुलेंस। मतलब जो भी बैक्टीरिया आगे विरुलेंस काज करता है, बीमारी काज करता है, तो उसके पीछे लाजमी तौर पर कैप्सूल भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इस कैप्सूल की मदद से आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तीसरा ये है कि इससे वैक्सीन्स बन सकती हैं। और चौथा ये है कि अडहेरेंस ऑफ बैक्टीरिया जो है ना वो कैप्सूल की मदद से होता है। अब देख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ विरुलेंस जो है ना ये किस तरीके से होता है। तो इसके अंदर जो है ना वो 4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या है कि ये किस तरीके से डिटर्मिन करता है विरुलेंस को।
ये जो है ना किसी भी आप कह लें कि बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ हमारी बॉडी क्या करती है, वो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो फेगोसाइट्स होते हैं उनको जब वो आप करके लॉन्च करती है और वो बैक्टीरिया को पकड़ पकड़ के खाते हैं। लेकिन ये जो कैप्सूल होता है ना, ये लिमिट कर देता है फेगोसाइट्स की एबिलिटी को कि वो बैक्टीरिया को इनगल्फ कर सकें। मतलब बैक्टीरिया को इनगल्फ करने की जो सलाहियत है ना फेगोसाइट्स की, वो इस कैप्सूल की वजह से ख़त्म हो जाती है। तो इस वजह से फिर क्या होती है, विरुलेंस होती है, मतलब बीमारी काज होती है और बैक्टीरिया मरते नहीं हैं। ठीक है, अब इसके पीछे मज़ीद जो है अगर आप देखें तो विरुलेंस क्या है, नेगेटिव चार्जेस ऑन कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड के ऊपर जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं उसकी वजह से जो नेगेटिवली चार्ज सेल मेम्ब्रेन होती है उन न्यूट्रोफिल्स की, वो एक्चुअल में क्या होती है, रिपेल होती है। मतलब ये मैकेनिज़्म बताया जा रहा है, इस चीज़ का जो मैकेनिज़्म है वो ये बताया जा रहा है कि एक्चुअली पॉलीसेकेराइड जो है जो कि कैप्सूल के अंदर पाए जाते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और सेम नेगेटिव चार्ज है ना सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी होता है, उस उन जो फेगोसाइट्स होते हैं जो कि न्यूट्रोफिल्स हैं उनके ऊपर भी पाया जाता है। तो इस वजह से सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये आपने देखा होगा। तो अब वो सेम चार्जेस आने की वजह से बैक्टीरिया का जो कैप्सूल है वो फिर जो सेल मेम्ब्रेन है न्यूट्रोफिल की उसको ये रिपेल करेगा, और उसकी रिपेलिंग की वजह से क्या होगा कि जो है ना बैक्टीरिया बच जाएगा इंजेक्शन से। ठीक है, तो ये प्रिवेंट करता है इंजेक्शन को। अब तीसरी जो विरुलेंस के अंदर चीज़ है वो क्या है कि जो वेरिएंट्स होते हैं ना इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के वेरिएंट से मुराद है उनकी जो सीरोटाइप्स हैं, उनके अंदर जो है ना ये एबिलिटी ख़त्म हो सकती है टू प्रोड्यूस अ कैप्सूल यूजुअली नॉन पैथोजेनिक। मतलब कुछ नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो है ना ये एबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो मतलब वो वाले बैक्टीरिया जिनके अंदर कैप्सूल नहीं बनेगा वो नॉन पैथोजेनिक हो जाएंगे, और ये हम खुद से भी करवा सकते हैं लैब के अंदर जो है वो कैसे बैक्टीरिया जो है ना वो कैप्सूल प्रोड्यूस ना करें। लेकिन जो कैप्सूल प्रोड्यूस नहीं करते जो बैक्टीरिया वो यूजुअली हमारे पास नॉन पैथोजेनिक होते हैं। अच्छा, अब आगे चलें तो दूसरी जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है इसको पढ़ने की वो क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कि हम जो है ना वो किसी भी बैक्टीरिया की जो ऑर्गेनिज़म है मतलब तो उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं ये कैप्सूल की मदद से। वो कैसे करते हैं कि इनके अंदर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन जो ऑर्गेनिज़म की, उनको एक एंटी सीरम के साथ रिएक्शन करवा के कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड जो होती है ना उनके अंदर जो है ना वो एंटीजेंस पाई जाती हैं। तो हमारे पास एंटी सीरम होता है जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं उस कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड के अगेंस्ट। तो हम उनका जब रिएक्शन करवाते हैं तो अगर रिएक्शन पॉजिटिव आ जाए तो मतलब वो ऑर्गेनिज़म मौजूद होता है। अब इसके इम्पॉर्टेंट जो है ना वो एक चीज़ और आती है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है और MCQs भी आ सकता है क्वेलंग रिएक्शन। अब क्वेलंग रिएक्शन जो है ना ये क्या होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ होमोलोगस एंटीबॉडी, मतलब अगर होमोलोगस एंटीबॉडी पाई जाए अगर कहीं पे और उसकी वजह से कैप्सूल जो है ना वो स्वेल हो जाता है बहुत ज़्यादा। मतलब कैप्सूल के अंदर जो एंटीजन पाई जा रही है उसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी होगी तो वो उस कैप्सूल की एंटीजन के साथ रिएक्शन करेगी और उस रिएक्शन की वजह से कैप्सूल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। ठीक है, और ये जो स्वेलिंग का जो फिनोमिना है ये क्लिनिकल लेबॉर्ट्री के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसको हम नाम देते हैं क्वेलंग रिएक्शन। ठीक है, क्वेलंग रिएक्शन एक्चुअल में क्या है कि कैप्सुलर एंटीजन के ख़िलाफ़ हम कोई एंटीबॉडी उसके होमोलोगस जो वो अगर उसको उसके सामने लाएं तो उसकी वजह से क्या होता है कि उस बैक्टीरिया का जो कैप्सूल होता है वो स्वेल हो जाता है, और इस स्वेलिंग को जो है वो ये जो पूरा फिनोमिना होता है इस पूरे फिनोमिना को हम नाम देते हैं क्वेलंग रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्लिनिकल लेबॉर्ट्री के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी जानदार को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, हर एक बैक्टीरिया के लिए जिनके अंदर ये कैप्सूल पाया जा रहा है उनके ख़िलाफ़ हमने एंटीबॉडीज़ बनाई हुई हैं, और वो एंटीबॉडीज़ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये आप कहने के रिएक्शन जो है ना वो होता है और आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया क्वेलिंग रिएक्शन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब तीसरी जो चीज़ आती है वो है वैक्सीन्स, कि हम जो है ना कैप्सूल की मदद से वैक्सीन्स भी बना सकते हैं। अच्छा, अब कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड आर यूज्ड एज एंटीजेंस। ठीक है, इनको एंटीजेंस के तौर पे यूज़ किया जा सकता है इन सर्टन वैक्सीन्स, कुछ वैक्सीन्स के अंदर जो कि हम वैक्सीन्स बनाते हैं तो उसके अंदर हम इन वैक्सीन्स के तौर पे ये जो कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड होती है ना इनकी एंटीजेंस को यूज़ करते हैं, और फिर जो है ना ये फिर आप क्या करते हैं कि इससे हमारी बॉडी के अंदर जब ये जाएंगी वैक्सीन्स, ठीक है, जिसके अंदर ये एंटीजेंस होंगे इसकी, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी है वो क्या करेगी, वो प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से हम उस ऑर्गेनिज्म जो होगा उसके ख़िलाफ़ हमारे अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी।
ठीक है। तो इससे वैक्सीन्स भी बनती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मिसाल दे रहा है कि द प्यूरिफाइड कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड ऑफ 23 टाइप्स ऑफ एस नमूनी, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी जो है इसकी वैक्सीन हम बना सकते हैं। करंट वैक्सीन जो है ना हम बना रहे हैं, और वो एक्चुअल में जो एंटीजेंस है वो कहाँ से इन्होंने एक्सट्रैक्ट किए हैं, ये 23 टाइप्स के जो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी है उनके कैप्सूल से जो है ना एंटीजेंस लेकर और उससे वैक्सीन हमने बनाई है, ठीक है। तो ये वैक्सीन्स भी जो है वो हम इसी कैप्सूल को देखकर बना सकते हैं बैक्टीरिया के ख़िलाफ़। अच्छा, उसके बाद आगे चलें तो चौथी जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, एडहेरेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो ये जो कैप्सूल होता है ना ये एक्चुअल में क्या करता है, ये मेजर रोल प्ले करता है बैक्टीरिया को अडहेयर करने के लिए किसी भी ह्यूमन टिश्यू के साथ। जो है ना वो इनिशियल स्टेप होता है ये वाला, जब भी इन्फेक्शन होता है ना तो बैक्टीरिया लाजमी तौर पर हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं जाके अटैच होता है। तो उस अटैचमेंट के अंदर जो है ना ये कैप्सूल काम कर रहा होता है, ठीक है। ये कैप्सूल जो है ना अटैचमेंट करवा रहा होता है। तो ये हमारे पास जो है ना वो 4 इम्पोर्टेंट जो है ना वो इसके आप कह लें कि रीजंस थी जिसकी वजह से हम जो है ना वो कैप्सूल को स्टडी करते हैं। एंड दैट इज़ प्रिटी मच फॉर द डे, ठीक है। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आपने लाजमी तौर पर जो है कमेंट्स में पूछना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो हम जो वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट डे जो हमारा होगा वो फ्लैजिला के ऊपर होगा, ठीक है। फ्लैजिला और पिल्लाई दोनों भी हो सकते हैं या सिर्फ फ्लैजिला के ऊपर होगा। तो नए आने वाले स्टूडेंट्स जो है ना वीडियो को लाइक कर लें और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और दुआ में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।